राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 पे चर्चा करेंगे। ये धारा 5 आपके प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में कुछ प्रश्नों के साथ जोड़ के लिखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कह सकते हैं धारा 5 का तुलनात्मक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए धारा 5 को समझते हैं। धारा 5 खुद दो भागों में बटा हुआ है। धारा 5 का नाम है संपत्ति के अंतरण की परिभाषा। संपत्ति के अंतरण की परिभाषा। तो संपत्ति के अंतरण की परिभाषा के नाम से धारा 5 जानी जाती है, जिसको दो पैराओं में विभक्त किया गया है। इससे पहले हम लोग जान लें कि हमारे यहाँ पीसीएसजे एपीओ एचजीएस की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। जो कोई बच्चा पीसीएसजे या एपीओ या एचजीएस की तैयारी करना चाहता है वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। आइए चलते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 पे हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि पूरी टीपीए पे संपूर्ण वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, जिसमें मैंने संक्षेपतः यानी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूरे एक्ट को समझा दिया हूँ। और अगर आप उस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो श्योर है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका अगर 10 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो कम से कम आप 7 प्रश्न वहां से बड़े आराम से कर डालोगे। अगर 15 पूछा जा रहा है तो आप 10 से 12 क्वेश्चन बड़े आराम से कर डालोगे, मात्र उस 2 से 3 वीडियो के माध्यम से। वैसे ही टीपीए पे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन धारा 5 पे कोई वीडियो ना होने के कारण मैं इस पर आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। धारा 5 में कहा गया है कि संपत्ति का अंतरण 3 पार्ट में मैंने खुद बनाया है इसको। संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है, ठीक है, किसको अंतरित किया जाता है और व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है। क्योंकि पैरा जो 2 है, पैरा 2 पैरा 1 का ही एक्सप्लेनेशन है, ध्यान दीजिएगा। पैरा 2 पैरा 1 का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पैरा 1 में व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है। तो व्यक्ति शब्द में शामिल कौन है, ठीक है, इसी को पैरा 2 में एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्यक्ति में निम्नलिखित लोग शामिल हैं, ये बताया गया है। धारा 5 की पैरा 1 पैरा 2 में, पैरा 1 में केवल, पैरा 2 में केवल, मतलब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पैरा 2 में दिया गया है कि व्यक्ति में कौन शामिल है। पैरा 1 में कहा गया है कि संपत्ति का अंतरण कौन व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहली शर्त है कि एक जीवित व्यक्ति, ठीक है, कौन, जीवित व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति। तो ये देखिए जरा यहाँ चार्ट के माध्यम से समझिएगा। एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को, ठीक है, या व्यक्तियों को। तो जैसे अब ये व्यक्ति है, एक और हो गया तो व्यक्तियों हो गया। इसको भी अंतरित कर सकता है, दोनों को भी अंतरित कर सकता है। इसको अंतरित करेगा तो कहा जाएगा एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को। दोनों को एक साथ अंतरित करेगा तो कहा जाएगा एक जीवित व्यक्ति जीवित व्यक्तियों को। तो एक जीवित व्यक्ति किसी अन्य जीवित व्यक्ति को या व्यक्तियों को या स्वयं को भी अंतरित कर सकता है, ठीक है। ये संपत्ति अन्य के साथ, ठीक है, अन्य इन दोनों को भी ट्रांसफर कर सकता है, सिंगल को भी कर सकता है, केवल स्वयं को भी कर सकता है। ये अथवा करके लिखा है उसी में कि अथवा स्वयं को और अन्य जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को, यानी कुल मिलाकर के क्या कहना चाह रहा है कि यह एक जीवित व्यक्ति, पहली बार मृत व्यक्ति के अंतरण पे टीपीए लागू नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ मना करती है कि जीवित व्यक्ति के द्वारा ही ट्रांसफर होगा। और इतना ही नहीं, टीपीए का जो प्रेम्बल है, उद्देशिका है, वहां भी लिखा हुआ है जीवित व्यक्ति के बारे में। तो जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्ति को या स्वयं को या लोगों के साथ स्वयं को भी ट्रांसफर कर सकता है। और ऐसा ट्रांसफर वर्तमान में या भविष्य में अंतरण की बात उसमें की जा सकती है। वो अंतरण वर्तमान में होगा तुरंत या भविष्य में किया जाएगा, दोनों प्रकार की अंतरण किया जा सकता है।
प्रश्न यहाँ पे है कि स्वयं कैसे अंतरित कर सकता है, क्या कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे ट्रांसफर करेगा। जैसे आप जिस मकान के मालिक हैं, जिस गाड़ी के मालिक हैं, जिस पेन के मालिक हैं, जब ये पेन मेरा ही है तो मैं अपने को कैसे बेचूंगा इसको। जाहिर सी बात है, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना ही पेन अपने को ही बेच लूँ, अपना ही घर अपने को ही बेच लूँ। तो जब वो मेरा ही है तो मुझे बेचने की क्या ज़रूरत है, और मैं बेचूंगा कैसे? अगर मैं बेचूंगा भी तो कोई इफेक्ट उसका नहीं दिखेगा अलग से, क्योंकि जब वो मेरा है ही तो मैं फिर से बैनामा विलेख करूंगा अपने ही नाम, तो कोई मतलब नहीं है, मुझे फिर उतना ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, जब कोई व्यक्ति, ध्यान देना है आपको, जब कोई व्यक्ति 2 कैपेसिटी में हो मिनिमम, कभी कभी व्यक्ति 1 से अधिक हैसियत में होता है, तो जब कोई व्यक्ति 1 से अधिक हैसियत में हो, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, अभी मैं इसको दृष्टांत दे करके भी समझाऊंगा। जब कोई व्यक्ति 2 या अधिक हैसियत में एक समय पे हो, तब वो एक हैसियत में संपत्ति को होल्ड कर रहा हो तो दूसरी हैसियत में उसको स्वयं खरीद भी सकता है। यानी एक हैसियत में अंतरण करता, एक हैसियत में अंतरती, दोनों वो संभव है। जैसे का नामक व्यक्ति, ठीक है, का नामक व्यक्ति जिस संपत्ति को नीलाम कर रहा है वहाँ पे वो लोक सेवक की हैसियत से नीलाम कर रहा है, यानी बोली लगा रहा है जिससे उस संपत्ति को बेचा जा सके। तो जो ये बोली लगा रहा है वो लोक सेवक की हैसियत से लगा रहा है और अपनी निजी हैसियत में चाहे तो खरीद भी सकता है, अगर किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो या प्रतिबंध होने पर भी उसने मंजूरी ले लिया हो। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति न्यासी है, का नामक व्यक्ति एक मकान का ट्रस्टी है, ठीक है, या जरा समझिएगा, का नामक व्यक्ति ने एक दुकान खोल दिया, का नामक व्यक्ति ने एक दुकान खोल दिया और इसमें किराना स्टोर का सामान डाल दिया और कहा कि गांव के हमारे जितने लोग आएंगे इन सभी को आप कम से कम दाम पे, नाम मात्र दाम पे दीजिएगा और जो भी पैसा आएगा उससे आप इसमें सामान ला के बनाते रहिएगा, मुझे एक भी पैसा नहीं है, मैं गरीब असहाय लोगों का मदद करना चाहता हूं एक दुकान के माध्यम से, किराना स्टोर की जो दुकान है। तो का ने खा को इसका न्यासी बना दिया कि भाई ऐसा तुम ही इसकी देख रेख करो और तुमको जितने भी खाने की आवश्यकता है आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपको 20,000 रुपया पर मंथ सैलरी दूंगा, आप केवल इस दुकान को संभालो और जितने गरीब असहाय व्यक्ति इस गांव के आए इन सब को जो है लागत दाम पे आप दे देना। तो एक तरह से ये का ने अपनी दुकान को ट्रस्ट कर दिया, ट्रस्टी बनाया खा को इसकी सहमति से, और इसके जो लाभदायक लोग हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जिनके फायदे के लिए किया गया, ये गांव के लोग हैं। ठीक है, ये सब गांव के लोग हो गए, इन लोगों के लाभ के लिए ये दुकान खोल दी गई। ठीक, न्यासी कौन हो गया? खा हो गया। अब अगर इसमें जो भी किराना स्टोर की दुकान है, खा का भी तो अपना कहीं घर होगा, उसके यहाँ भी तो खान पान की सामानें आते होंगे कि नहीं आते होंगे? बिल्कुल आते होंगे। तो अगर खा इस दुकान से कोई सामान अपने घर ले जाना चाहे तो पैसा रख करके बिल्कुल ले जा सकता है। तो जरा समझिए, खा यहाँ बेच रहा है न्यासी की हैसियत में और खुद खरीद भी सकता है, कैसे? एक निजी व्यक्ति की हैसियत में। तो न्यासी की हैसियत में बेच रहा है, खुद निजी हैसियत में खरीद भी सकता है जो उसे घर में किसी सामान की आवश्यकता हो। ऐसी ही स्थिति में जब कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत में होता है तो वो एक हैसियत में संपत्ति को होल्ड करता है, दूसरी हैसियत में उसको ट्रांसफर कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली तो यह संपत्ति का अंतरण कौन कर सकता है? एक जीवित व्यक्ति। किसको कर सकता है? दूसरे जीवित व्यक्ति को या व्यक्तियों को या स्वयं को भी कर सकता है। इन लोगों के साथ साथ भी अपने को भी ट्रांसफर कर सकता है या ये केवल अपने को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब व्यक्ति की परिभाषा दी गई है पैरा 2 में। ठीक है, हाँ, एक ही ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अंतरण वर्तमान में या भविष्य में अंतरित की जा सकती है, दोनों बातें हैं।
व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति की परिभाषा में कोई कंपनी, व्यक्तियों का निकाय या संगम भी शामिल है। जरा समझिएगा, ये एक तरह से यहाँ लीगल पर्सन के साथ साथ वो नेचुरल पर्सन के साथ साथ लीगल पर्सन को भी पर्सन माना गया है। तो व्यक्ति की परिभाषा में कोई कंपनी एक लीगल बॉडी होती है, लीगल पर्सन है, विधिक व्यक्ति होती है। तो कंपनी, व्यक्तियों का निकाय या संगम जो चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, लिखा ना, चाहे वो जो है निगमित हो या ना हो, इसका मतलब वो चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो वो भी शामिल है। तो व्यक्ति की परिभाषा बहुत वाइडर सेंस में है। व्यक्ति की परिभाषा आप देखेंगे धारा 10 आईपीसी में भी दिया गया है, ठीक है, और व्यक्ति की परिभाषा यहाँ भी दी गई है। व्यक्ति की मीनिंग बताई गई है, इसमें नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों शामिल हैं, यद्यपि लीगल पर्सन में वो रजिस्टर्ड हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा। हाँ, अगर कहीं कोई अन्य विधि कंट्रेरी इसके लिखा हुआ है तो धारा 5 उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है, कि कंपनी में या विधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में कौन लोग शामिल हैं। अगर कहीं किसी अधिनियम में कोई कंट्रेरी बात यहाँ से लिखी हुई है तो फिर वो प्रभावी होगी, अन्यथा धारा 5 के पैरा 2 में जो व्यक्ति में कौन लोग शामिल हैं ये टीपीए के प्रयोजन के लिए माना जाएगा। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 क्या कहती है, और इसी क्रम में हम लोग दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो इसी तरह से बनाएंगे, और जो है आप लोगों को समय समय पे मैं वीडियो के माध्यम से जो है दिशा निर्देश देता रहूँगा। हाँ, अगर किसी बच्चे को क्लास ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार पीसीजे, एपीओ, एचजेएस की क्लास ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ जब भी कोई वैकेंसी आती है तो क्रैश कोर्स भी शुरू किया जाता है, तो आप समय समय पे जो है संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कम समय में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ करके आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें।